इसके पहले की वीडियो में हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 4 को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 इंडिया और उसकी टेरिटरी से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के आर्टिकल्स मेंशन हैं। आज हम इस पार्ट के लास्ट आर्टिकल 4 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आर्टिकल 4 को डिस्कस करने से पहले हम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 4 इन्हीं से ही रिलेटेड है। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि आर्टिकल 1 हमारे देश का ऑफिशियल नाम बताता है, साथ ही साथ इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट डिफाइन करता है। वहीं आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि इंडिया के बाहर की टेरिटरी को इंडियन यूनियन में एडमिट करे या स्टैब्लिश करे। वहीं आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि विद इन इंडियन टेरिटरी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की एरिया को इंक्रीज़ कर सकती है, एरिया को डिमिनिश कर सकती है, डिमिनिश का मतलब कम कर सकती है, बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकती है या नेम को चेंज कर सकती है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 4 को। अब हम आर्टिकल 4 के लैंग्वेज को देखें तो आर्टिकल 4 कहता है एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। मतलब यहाँ पे आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंडर कोई सा भी जो लॉ बनता है उसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। मैं यहाँ पे इसे डिटेल में पढ़ के नहीं बता रही हूँ, इसे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल 4 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को आगे की स्लाइड में ईजिली समझाने वाली हूँ। तो इस तरह आर्टिकल 4 का क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी लॉ जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू बनता है, मतलब आर्टिकल 2 के तहत अगर कोई टेरिटरी एडमिट या स्टैब्लिश किया जाता है और आर्टिकल 3 के तहत विद इन इंडियन स्टेट टेरिटरी में किसी भी प्रकार का चेंज किया जाता है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली और चौथी अनुसूची को भी चेंज करता है। अब हम देखेंगे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची किस चीज़ को डील करती है। तो पहली अनुसूची में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी को मेंशन किया गया है। वहीं चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन को डिस्कस करती है। तो ये आर्टिकल का क्लॉज 1 यही कहता है कि जैसे ही आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी चेंज होता है, उससे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 4 का क्लॉज 2। तो आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है तो वो लॉ संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा और इसके तहत बनने वाला कानून सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, मतलब साधारण बहुमत के थ्रू पास होगा। अब क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन क्या होता है। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को दिया गया वो पावर है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करता है। और आर्टिकल 368 में ये साफ साफ मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट संसद के स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। अगर आप टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। दिस रिफर टू अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। मतलब सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत ही सिंपल मेजॉरिटी कहलाता है। अब आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना कि टोटल स्ट्रेंथ है 545, जिसमें से 45 मेंबर एब्सेंट है और जब वोटिंग हो रही है तो उसमें से 100 मेंबर जो हैं उन्होंने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। तो इसका मतलब अब टोटल मेंबर कितने प्रेजेंट हुए, कितने को माना जाएगा प्रेजेंट? 545 में 45 को माइनस करेंगे और -100 को भी कर देंगे, तो टोटल वोटिंग में जो पार्टिसिपेट किए वो होगा 400 और इसी को कहा जाएगा उपस्थित और मतदान करने वाले। और अगर इसका 50% से अधिक निकाला जाए तो वो प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 400 का 50% होगा 200 + 1। तो इस तरह हम जो एब्सेंट हैं वो और जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको हम माइनस कर देंगे और जो लोग प्रेजेंट हैं और जिन्होंने वोट दिया है उसको हम काउंट करेंगे और उसका 50% से ज़्यादा सिंपल मेजॉरिटी होगा।
इस तरह हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी लॉ बनेंगे वो सिंपल मेजॉरिटी से बनेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर को भी शो करता है, जो पार्लियामेंट को स्टेट की टेरिटरी से रिलेटेड एक्सेसिव पावर भी देता है। इस तरह हमने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ये देखा कि पार्लियामेंट इन दोनों आर्टिकल के थ्रू इंडिया के बाहर से टेरिटरी ले सकता है, विद इन इंडियन टेरिटरी में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। पर बेरीबारी केस 1960 में ये मामला उठा कि क्या हम अपनी टेरिटरी बाहर की कंट्री को दे सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे दे। इसलिए पार्लियामेंट को यहाँ पर आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, और इस तरह 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। और 2015 में भी हम देखते हैं कि जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इनक्लेव एक्सचेंज किया गया था, उसमें भी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो टेरिटरी है उसका एक्सचेंज हो रहा था फॉरेन कंट्री के साथ। तो इस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पढ़ा है। आई होप आपको ये सारे वीडियो अच्छे से समझ आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्लेलिस्ट में अरेंज किया है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। और किसी भी तरह की डाउट के लिए डू लेट मी कमेंट बिलो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।